जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का इनऑर्गेनिक सब्जेक्ट का सेकेंड यूनिट के अंतर्गत हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जो टॉपिक हर एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। इस टॉपिक का नाम है डिस्कस द फैक्टर विच अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से पूछता है, यानी स्टेबिलिटी यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी, यानी स्टेबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक, स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। इसको हम मिक्स यानी हिंदी और इंग्लिश मिक्स नोट पीडीएफ को देखेंगे, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। कभी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में देता है, कभी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में देता है, लेकिन देता अक्सर ही है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक, यानी फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी। तो बॉन्ड एनर्जी एंड डिसऑर्डर दोनों के परिमाण यानी कि मेटल आयन एंड लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। क्या बताया गया कि जो बॉन्ड एनर्जी एंड डिसऑर्डर दोनों के परिमाण मेटल आयन एंड लिगेंड की प्रकृति पर डिपेंड यानी निर्भर करते हैं। अतः कॉम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी को इफेक्ट करने वाले मुख्य कारक मेटल आयन एंड लिगेंड से संबंधित होते हैं। स्टेबिलिटी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर निम्नलिखित होते हैं। पहला होता है इसमें धातु आयनों की प्रकृति तथा भौतिक गुण, यानी नेचर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल आयंस। दूसरा होता है लिगेंडों की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ द लिगेंड्स। थर्ड नंबर है क्रिस्टल क्षेत्र का विपाटन, यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन प्रभाव, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इफेक्ट CFSE। 4 नंबर होता है किलेट प्रभाव, यानी किलेट इफेक्ट। जो हमारा 4 प्रभाव यानी किलेट प्रभाव होता है, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे आगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ मेटल आयन, यानी फैक्टर इफेक्टिंग स्टेबिलिटी को इफेक्ट करने वाला जो पहला कारक होता है वह है हमारा नेचर ऑफ मेटल आयन। मेटल आयन की प्रकृति किसी भी कॉम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। क्या बताया जा रहा है कि जो मेटल आयन की प्रकृति होती है वह किसी भी कॉम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। किसी भी मेटल आयन की प्रकृति विभिन्न प्रकार से प्रभावित करती है, जो निम्न प्रकार से है। पहला है चार्ज ऑन मेटल आयन। चार्ज ऑन मेटल आयन किसी मेटल आयन पर जितना अधिक चार्ज होता है उसके द्वारा निर्मित कॉम्प्लेक्स उतना ही अधिक स्थायित्व होता है। क्या बताया जा रहा है कि किसी मेटल आयन पर जितना अधिक चार्ज होता है उसके द्वारा निर्मित कॉम्प्लेक्स उतना ही अधिक स्थायित्व होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं Fe2+ मेटल आयन से निर्मित कॉम्प्लेक्स की अपेक्षा F3+ मेटल आयन से निर्मित कॉम्प्लेक्स अधिक स्थायित्व होता है। दूसरा टॉपिक यानी कि साइज ऑफ मेटल आयन। साइज ऑफ मेटल आयन, यदि हम साइज को ज़्यादा रखें, बॉन्ड लेंथ को भी ज़्यादा हो और स्टेबिलिटी कम हो जाती है। यदि साइज ज़्यादा हो, नेचर ऑफ स्टेबिलिटी देख रहे हैं, तो इसमें यदि मालिक्यूल जो मेटल आयन है इसकी यदि साइज ज़्यादा हो, बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा हो, तो स्टेबिलिटी हमारा डाउन यानी कम हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर CuNH3 2+ को देखेंगे। यदि साइज कम हो, बॉन्ड लेंथ भी कम हो, तो स्टेबिलिटी हमारा ज़्यादा हो जाता है। FeNH3 2+ इसका एग्जाम्पल है। मेटल आयन का साइज जितना छोटा होता है उसके द्वारा निर्मित कॉम्प्लेक्स उतना ही अधिक स्थायी होता है। थर्ड नंबर पॉइंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी मेटल आयन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना अधिक होती है उसके द्वारा निर्मित कॉम्प्लेक्स उतना ही अधिक स्थायी होता है। फोर्थ नंबर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल। यह मेटल के आयनाइजेशन एनर्जी में वृद्धि से उनके कॉम्प्लेक्स का स्थायित्व बढ़ता जाता है। 5 नंबर है इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन। सेम साइज एंड सेम चार्ज वाले मेटल आयंस के कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी मेटल आयंस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन पर निर्भर करता है। क्या बता रहा है कि सेम साइज एंड सेम चार्ज वाले मेटल आयंस के कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी मेटल आयन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन पर निर्भर करता है। जिन मेटल आयन में प्रति इकाई आयतन इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी अधिक होता है वे अधिक स्थायी कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं, क्योंकि अधिक सघन इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी वाले धन आयनों की पोलराइजिंग पावर अधिक होती है।
6 नंबर पॉइंट में लिखेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयंस। यदि ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हो, मेटल लिगेंड अट्रैक्शंस भी ज़्यादा हो तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। यदि ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो, मेटल लिगेंड अट्रैक्शंस कम हो तो स्टेबिलिटी हमारा कम होगी। अब दूसरा नंबर जो है इफेक्ट करने वाला कारक वो है नेचर ऑफ द लिगेंड्स। हम लोग देखें नेचर ऑफ मेटल आयंस देखें। अब हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट में नेचर ऑफ लिगेंड्स। नेचर ऑफ लिगेंड्स स्टेबिलिटी को निम्नलिखित प्रभावित करता है। तो पहला है इसमें बेसिक कैरेक्टर ऑफ लिगेंड यानी लिगेंड की क्षारीय शक्ति, यानी बेसिक कैरेक्टर ऑफ लिगेंड्स यानी लिगेंड की क्षारीय शक्ति। कॉम्प्लेक्स बनाने वाले लिगेंड की क्षारीय शक्ति जितना अधिक होती है, क्या बताया जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स बनाने वाले लिगेंड की क्षारीय शक्ति जितना अधिक होता है, कॉम्प्लेक्स उतना ही अधिक स्थायी होता है। लिगेंड की इलेक्ट्रॉन डिनोट क्या होता रहा है कि लिगेंड की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता जितनी अधिक होती है, उसके द्वारा निर्मित जो कॉम्प्लेक्स होता है उसकी स्टेबिलिटी उतना ही अधिक होती है। यहाँ सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन हाइलाइडों के द्वारा निर्मित कॉम्प्लेक्स के स्थायित्व क्रम को दिखाया गया है। अब हमारा दूसरा नंबर जो है साइज एंड चार्ज ऑफ लिगेंड, यानी लिगेंड का आकार एवं आवेश भी स्टेबिलिटी को प्रभावित करता है। लिगेंड में हाई चार्ज तथा साइज छोटा पाए जाने पर अधिक स्थायी कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बता रहे हैं कि यदि लिगेंड में हाई चार्ज हो तथा साइज छोटा पाए जाने पर अधिक स्थायी कॉम्प्लेक्स बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं फ्लोरीन आयन का साइज छोटा होता है अतः फ्लोरो कॉम्प्लेक्स अधिक स्टेबल होते हैं, जबकि जो क्लोरो होता है वह कॉम्प्लेक्स कम स्थायी क्लोरो कॉम्प्लेक्स कम का स्थायी होते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ इस प्रकार से स्थायित्व का क्रम है। थर्ड नंबर है लिखते हैं हम लोग नेचर ऑफ डोनर इन लिगेंड, नेचर ऑफ डोनर इन लिगेंड। दाता परमाणु यदि ज़्यादा हो, मेटल लिगेंड बॉन्ड भी ज़्यादा हो तो स्टेबिलिटी हमारे ज़्यादा होगी। इसका एग्जाम्पल हम CO2 किलेशन को देखते हैं। यदि डोनेटिंग ग्रुप कम हो और मेटल लिगेंड बॉन्ड भी यदि कम या ज़्यादा हो तो स्टेबिलिटी कम या ज़्यादा होगी। CO2 किलेशन हम लोग देख सकते हैं इसके एग्जाम्पल में। यदि डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा से भी यानी कम से कम हो और मेटल लिगेंड बॉन्ड कम हो तो स्टेबिलिटी हमारे कम होगी किलेशन में। स्टेबिलिटी को प्रभावित करने वाले जो थर्ड नंबर का कारक है वो है हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इफेक्ट, CFSE, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन प्रभाव। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स के ऊष्मागतिकी की स्थायित्व में वृद्धि करता है। क्या बता रहा है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स के ऊष्मागतिकी की स्थायित्व में वृद्धि करता है। ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्स के हाई स्टेबिलिटी में CFSE का मान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इफेक्ट CFSE का मान जितना अधिक होगा उसका स्थायित्व भी उतना ही अधिक होगा। फर्स्ट नंबर है हीट ऑफ हाइड्रेशन यानी जलयोजन ऊष्मा, M2 + G + H2O मेटल यानी कि M H2O6 2 + AQ। किसी एक्वा कॉम्प्लेक्स के लिए जलयोजन ऊष्मा जितनी अधिक होगी वह उतना ही अधिक स्थायित्व होगा। दूसरा नंबर पॉइंट है फ्री एनर्जी चेंज यानी मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। फ्री एनर्जी चेंज जितनी अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है, क्या बताया गया कि फ्री एनर्जी चेंज जितनी अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है, फ्री एनर्जी जितनी अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है कॉम्प्लेक्स उतना ही अधिक स्थायी होता है। स्टेबिलिटी को प्रभावित करने वाला जो चौथा कारक होता है हार्ड एंड सॉफ्ट मेटल, कठोर और मृदु धातुएं भी होती हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट को प्रभावित करने वाले कारक। यानी मेटल आयन एंड लिगेंड के बीच अंतर क्रिया यानी इंट्रैक्शंस एसिड बेस्ड रिएक्शन है। क्या बताया गया कि मेटल आयन एंड लिगेंड के बीच अंतर क्रिया इंट्रैक्शंस एसिड बेस्ड रिएक्शंस है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के समय मेटल आयन लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। क्या बताया जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के समय मेटल आयन लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है और लिगेंड जो होता है वह लुईस क्षारक की तरह व्यवहार करता है। क्या बताया गया कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के समय मेटल आयन जो होता है वह लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है और लिगेंड जो है लुईस क्षारक की तरह व्यवहार करता है।
जो पियर्सन नाम के वैज्ञानिक ने, उनके अनुसार जो है मेटल आयन को उनकी ध्रुवण क्षमता यानी पोलर कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता और लिगैंडों को दाता परमाणु की ध्रुवीयता के आधार पर सॉफ्ट यानी मृदु और कठोर यानी हार्ड वर्गों में वर्गीकृत किया। सॉफ्ट एसिड वह होता है, क्या बताया कि सॉफ्ट एसिड वह है जो लिगेंड एटम यानी दाता परमाणु को आसानी से ध्रुवित कर दे, और कठोर अम्ल वह है जो दाता परमाणु को कठिनाई से पोलराइज करता है। इस तरह सॉफ्ट बेस वह है जो आसानी से पोलराइज हो जाए, और हार्ड बेस वह है जो कठिनाई से पोलराइज हो पाता है। चैट तथा आयरलैंड ने धातुओं को दो वर्गों में बांटा। पहला है ए वर्ग की धातुएं जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन दाता परमाणु वाले लिगेंडों के साथ अधिक स्थायी संकुल बनाते हैं, अर्थात क्षार, क्षारीय मृदा, दुर्बल मृदा धातुएं, Sc से क्रोमियम यानी स्कैंडियम से क्रोमियम तक धातुएं, एल्युमिनियम से जिंक तक होता है। दूसरा है वी वर्ग की धातुएं जो फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन दाता परमाणु वाले लिगेंड के साथ अधिक स्थायित्व संकुल बनाती हैं, अर्थात RH, PD, Ag, IR, PT, Au, Ag आदि। अतः जैसे को तैसे यानी लाइक एट्रैक्ट्स लाइक के सिद्धांत के अनुसार कठोर अम्ल कठोर क्षारक के साथ और मृदु अम्ल मृदु क्षारक के साथ उच्च स्थायित्व वाले संकुल कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ सीमा रेखा यानी बॉर्डर लाइन धातुएं भी होती हैं, अर्थात मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, मोलिब्डेनम, टेंटियम, W आदि जो C6H5 NH4 P5 pyridine NO3- आदि लिगेंड के साथ अधिक स्थायी संकुल बनाती हैं। अब हमारा जो 5 नंबर है किलेट प्रभाव यानी किलेट इफेक्ट, इसको अलग से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन किलेट इफेक्ट, अक्सर इसको 6 नंबर में अलग से पूछा जाता है एग्जाम में, जो कि हर एक बार एग्जाम में ये टॉपिक आता ही है। किलेट प्रभाव यानी किलेट इफेक्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल हम लोग देखेंगे इसी वीडियो के अंतर्गत। सबसे पहले हम लोग देखते हैं किलेट इफेक्ट यानी किलेट थी होता क्या है। तो जो किलेट होता है वह किलेट शब्द का उपयोग चक्रीय संरचनाओं के लिए किया जाता है। क्या बताया गया कि जो किलेट प्रभाव या किलेट जो शब्द होता है इसका उपयोग यानी यूज जो है चक्रीय संरचनाओं यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए किया जाता है। यानी किलेट शब्द का उपयोग साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए किया जाता है यानी चक्रीय संरचनाओं के लिए किया जाता है। वे कॉम्प्लेक्स जिनमें किलेट यानी साइकिल पाया जाता है उन कॉम्प्लेक्स की अपेक्षा जिनमें किलेट यानी साइकिल नहीं पाया जाता अधिक स्थायी होता है। क्या बताया जा रहा है कि वे कॉम्प्लेक्स जिनमें किलेट साइकिल पाया जाता है उन कॉम्प्लेक्स की अपेक्षा जिनमें किलेट साइकिल नहीं पाया जाता अधिक स्थायी होते हैं। वे लिगेंड जो एक से अधिक एटम के द्वारा एक मेटल आयन से बॉन्ड बना सकते हैं किलेट बनाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। क्या बताया जा रहा है कि वे लिगेंड जो एक से अधिक एटम के द्वारा एक मेटल आयन से बॉन्ड को बना सकते हैं किलेट बनाने वाले लिगेंड कहलाते हैं। जब किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोई पॉलीडेंट्रेट, क्या बता रहा है कि जब किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम्स के साथ कोई पॉलीडेंट्रेट लिगेंड बहुदंती लिगेंड जुड़ा हो तो उस कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर पिंजरे के समान हो जाती है जो किलेट संरचना किलेट स्ट्रक्चर होती है। यानी यहाँ बताया गया कि किसी कॉम्प्लेक्स में यदि सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोई पॉलीडेंट्रेट लिगेंड यानी बहुदंती लिगेंड जुड़ा हो तो उस कॉम्प्लेक्स की जो स्ट्रक्चर होता है वो पिंजरे के समान हो जाता है जो कि किलेट संरचना किलेट स्ट्रक्चर होती है। इन कॉम्प्लेक्स को किलेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। किलेट कॉम्प्लेक्स जो बनने की प्रोसेस या क्रिया होती है उसे हम किलेटीकरण यानी किलेशन कहते हैं तथा किलेट बनने से कॉम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी में वृद्धि यानी बढ़ोतरी होती है तथा यानी क्या बताया गया कि किलेट बनने से कॉम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी में वृद्धि यानी बढ़ोतरी होती है। इसे किलेट प्रभाव यानी किलेट इफेक्ट कहते हैं। बहुत ही इजी सा डिफिनीशन है कि जब किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम के साथ यदि कोई पॉलीडेंट्रेट या लिगेंड या बहुदंती लिगेंड जुड़ा होता है तो उस कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर जो है पिंजरे के समान हो जाती है जो किलेट संरचना यानी किलेट स्ट्रक्चर होती है और इन कॉम्प्लेक्स को किलेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और किलेट कॉम्प्लेक्स की जो बनने की क्रिया प्रोसेस होती है उसे हम किलेशन या किलेटीकरण कहते हैं तथा किलेट बनने से कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी में वृद्धि यानी बढ़ोतरी होती है इसे हम किलेट प्रभाव या किलेट इफेक्ट कहते हैं।
किलेट इफेक्ट को हम NiNS3 6 एंड NiN2+ सिस्टम्स के स्टेबिलिटी के मान से देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं Ni2+ AQ प्लस 6 NS3 AQ इक्विलिब्रियम स्टेट का चिन्ह है, और NiNS3 62+ EQ लॉग 7.99 होता है, यानी 7.99 इसका वैल्यू होता है। यहाँ देखते हैं Ni2+ AQ प्लस 3 AQ इक्विलिब्रियम स्टेट में NiN3 2+ लॉग बीटा बराबर होता है 18.1। यहाँ अल्फा बराबर हो जाएगा 1.99 और यहाँ 18.1 होता है। NiNS3 6 का स्थायित्व नियतांक स्टेबिलिटी कांस्टेंट के लघुगणितीय मान जो है 7.99 तथा NiN3 2+ का 18.1 है। अर्थात NiNS3 6 की कंपेयर में NiN3 2+ कंपेयर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि इसमें किलेटिंग लिगेंड है। किलेट इफेक्ट का कुछ इस प्रकार से किलेट स्ट्रक्चर है हमारा इस प्रकार से। Ni सेंट्रल मेटल एटम है जो Ni है, इसके साथ NH3 6 जुड़े हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 छठो NH3 जुड़े हुए हैं और निकिल बीच में है, और इसके प्लस में हम 2+ लिखेंगे। NiCH3 6 2+ है, लॉग बीटा 7.89। दूसरा नंबर स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से होता है। NiN3 लॉग बीटा 18.1 होता है, इसके प्लस में यहाँ 2+ लिखा हुआ। कुछ इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर बनता है, जिसको आपको एग्जाम में बनाना होता है, तभी जाके आपको फुल मार्क मिलेगा। थ्योरी पॉइंट थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग। किलेट इफेक्ट अनेक फैक्टर पर डिपेंड करता है। क्या बताएगा कि जो किलेट इफेक्ट होता है अनेक फैक्टर पर डिपेंड करता है, यानी निर्भर करता है। कुछ प्रमुख फैक्टर्स को निम्नलिखित है। पहला हम लोग देखते हैं साइज ऑफ द रिंग। क्या बता रहा है कि साइज ऑफ द रिंग किसी किलेट कॉम्प्लेक्स की, यानी कि साइज ऑफ द रिंग यानी चक्र आकार, किसी किलेट कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उनमें उपस्थित चक्र आकार पर निर्भर करता है। किसी किलेट कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उनमें उपस्थित चक्र आकार पर निर्भर करता है। 3 सदस्यीय चक्र स्थायित्व नहीं होते हैं। कार्बोनेटो, नाइट्रेटो तथा सल्फेटो संकुल में 4 सदस्यों वाली वलय बनती है। कुछ इस प्रकार से हमारा वलय बनता है। कार्बोनेटो कॉम्प्लेक्स कुछ इस प्रकार से होता है। मेटल यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन जुड़ता है। नाइट्रेटो कॉम्प्लेक्स यहाँ यन के साथ में जुड़ जाता है। यहाँ कार्बोनेटो कॉम्प्लेक्स कार्बन के साथ जुड़ता है, और नाइट्रेटो कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन के साथ, और सल्फेटो कॉम्प्लेक्स जो है सल्फर के साथ डबल ऑक्सीजन। इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है। जबकि 5 या 6 सदस्यों वाले चक्र सर्वाधिक स्थायी संकुल बनाते हैं। EDTA लिगेंड षष्ठदंती लिगेंड होता है। यह Ca2+ तथा Mg2+ मेटल आयन के साथ भी अति स्थायी संकुल बना देता है। दूसरा नंबर है हमारा नंबर ऑफ द किलेट रिंग, यानी किलेट चक्र संख्या। किसी कॉम्प्लेक्स में चक्र संख्या जितनी अधिक होती है उसका स्टेबिलिटी उतना ही अधिक होता है। चक्र संख्या में वृद्धि के साथ कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी अधिक होता है। एंट्रोपी इफेक्ट थर्ड नंबर है। एंट्रोपी इफेक्ट यानी एंट्रोपी प्रभाव। एंट्रोपी किसी भी सिस्टम्स की अव्यवस्था यानी डिसऑर्डर की माप दर्शाती। क्या होता है कि जो एंट्रोपी है वो किसी सिस्टम की अव्यवस्था यानी डिसऑर्डर की माप को दर्शाता है। सिस्टम में जितनी अधिक अव्यवस्था यानी कि डिसऑर्डर होती है, सिस्टम की एंट्रोपी उतना ही अधिक कही जाती है। एंट्रोपी में वृद्धि से सिस्टम की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। 4 नंबर का टॉपिक है टेम्पलेट इफेक्ट, यानी कि टेम्पलेट इफेक्ट। लिगेंड तथा मेटल आयन की क्रिया कराने पर जब एक बड़ा चक्र अपना स्थिर विन्यास ग्रहण कर लेता है, यानी लिगेंड तथा मेटल आयन की क्रिया कराने पर जब एक बड़ा चक्र अपना स्थिर विन्यास को ग्रहण कर लेता है तो यह प्रक्रिया टेम्पलेट इफेक्ट कहलाती है। 5 नंबर पॉइंट में लिखेंगे हम लोग, किसी कॉम्प्लेक्स में जितना ज़्यादा किलेट इफेक्ट होता है वह कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। 6 नंबर पॉइंट है, किलेट बनने से कॉम्प्लेक्स की जटिलता बढ़ती है। क्या बताया गया कि किलेट बनने से कॉम्प्लेक्स की जटिलता बढ़ती है। यही कारण है कि सेंट्रल मेटल आयन एटम का शेप बड़ा होने पर भी किलेट कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है। 7 नंबर पॉइंट में लिखते हैं, किसी EDTA -2
कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम का आकार बड़ा होता है, जबकि कॉम्प्लेक्स अधिक स्टेबल होता है क्योंकि इनमें किलेट स्ट्रक्चर बनते हैं जो निम्न है। कुछ इस प्रकार से हमारा किलेट स्ट्रक्चर है ईडीटीए का, कुछ इस प्रकार से। सी हमारा सेंट्रल मेटल आयन होता है, कॉर्नर पर यहाँ 6 ठो ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है और 2 ठो यहाँ नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन यहाँ 4 ठो दिखाई दे रहा है और कॉर्नर पर यहाँ नाइट्रोजन है। इसके साथ में यहाँ कार्बन जुड़ा है, CH2 जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है, कार्बन ऑक्सीजन CH2 यहाँ जुड़ा है और यहाँ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन और CH2 यहाँ जुड़ा है नाइट्रोजन के साथ में। कुछ इस प्रकार से हमारा ईडीटीए का स्ट्रक्चर बनता है किलेट। 8 नंबर पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि कई किलेट कॉम्प्लेक्स रिजोनेंस यानी अनुनाद को दर्शाते हैं। क्या बताया गया कि कई किलेट कॉम्प्लेक्स रिजोनेंस यानी अनुनाद को दर्शाते हैं जिससे वह अत्यधिक स्टेबल हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एसिटिल एसिटोनेटो कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि यम मेटल होता है, ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन के यहाँ डबल बॉन्ड में कार्बन CH3, यहाँ CH यहाँ कार्बन और इसके साथ CH3 होना। कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर हमारा बनता है। जिन कॉम्प्लेक्स में किलेशन के साथ साथ रिजोनेंस भी होता है तो बनने वाले कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। 9 नंबर पॉइंट में लिखते हैं यदि किलेशंस की वैल्यू जितनी कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा होती है तो उस कॉम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू भी ज़्यादा होती है। 10 नंबर पॉइंट में विटामिन, क्लोरोफिल तथा हीमोग्लोबिन में पोरफायरिन वलय होती है जिसके कारण किलेट इफेक्ट ज़्यादा होता है तथा यह कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है। अब हम लोग थोड़ा सा 2 टॉपिक की और चर्चा करेंगे। इसमें से पहला टॉपिक है हमारा थर्मोडायनामिक ऑफ किलेशन और दूसरा टॉपिक हम लोग देखेंगे स्टेरिक इफेक्ट त्रिविम बाधा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं थर्मोडायनामिक ऑफ द किलेशन। किलेटीकरण एक एक्सोथर्मल यानी क्या बता रहा है कि किलेटीकरण एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है तथा जब किलेट का फॉर्मेशन होता है तो एंट्रोपी में परिवर्तन सदैव धनात्मक होता है, अर्थात एंट्रोपी में सदैव धनात्मक परिवर्तन होने से इसका मान उच्च प्राप्त होता है। अतः गिब्स मुक्त ऊर्जा से कुछ इस प्रकार से हमारा प्राप्त होगा। समीकरण डेल जी बराबर होता है डेल एच माइनस टी डेल एस, जहाँ डेल जी बराबर होता है गिब्स मुक्त ऊर्जा है और डेल एस जो है एंथैल्पी चेंज है और डेल एस जो है एंट्रोपी चेंज है और टी जो है टेम्परेचर होता है केल्विन में। किलेटीकरण के लिए डेल एच बराबर निगेटिव लिखेंगे और डेल एस होता है जो पॉजिटिव होता है। अतः डेल जी बराबर माइनस डेल एच माइनस टी डेल एस, अतः डेल जी बराबर होता है माइनस VE। अतः गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू सदैव निगेटिव प्राप्त होती है। किलेशन से एक स्वतः प्रक्रम है, अतः यहाँ एंथैल्पी डेल एच की वैल्यू निगेटिव होती है। सेकंड नंबर पॉइंट में लिखते हैं गिब्स फ्री एनर्जी एंड किलेट की स्टेबिलिटी कांस्टेंट में रिलेशन निम्न है। डेल जी बराबर होता है माइनस RT/LN फॉर किलेशन होता है K बराबर KS इंटू K5 स्टेबिलिटी कांस्टेंट। KS क्या है? स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, K बराबर KS। अतः डेल जी बराबर होता है माइनस RT/LN किलेशंस के लिए या किलेटीकरण के लिए KS स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मान सदैव धनात्मक होता है, अतः डेल जी का मान सदैव ऋणात्मक निगेटिव प्राप्त होता है, अतः किलेटीकरण एक स्वतः प्रक्रम होता है। स्टेरिक इफेक्ट यानी कि त्रिविम बाधा प्रभाव, यानी स्टेरिक इफेक्ट त्रिविम बाधा प्रभाव, ये कभी कभी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी पूछ देता है अलग से। जब किसी लिगेंड के दाता परमाणु के निकट भारी बुल्की समूह होता है, क्या बताया जा रहा है कि जब किसी लिगेंड दाता परमाणु के निकट भारी बुल्की समूह होता है तो आपसी प्रतिकर्षण के कारण लिगेंड मेटल बॉन्ड दुर्बल हो जाता है। अत्यधिक बड़े तथा भारी लिगेंड छोटे एवं हल्के लिगेंडों की तुलना में दुर्बल बॉन्ड बनाते हैं। यह प्रभाव सामान्यतः त्रिविम बाधा प्रभाव, स्टेरिक हिडनेस या त्रिविम प्रभाव या त्रिविम तनाव स्टेरिन कहलाता है। क्या बता रहा है कि अत्यधिक बड़े तथा भारी लिगेंड छोटे एवं हल्के लिगेंडों की तुलना में दुर्बल बॉन्ड को बनाते हैं। यह प्रभाव जो है सामान्यतः त्रिविम बाधा प्रभाव, स्टेरिक हिडनेस या त्रिविम प्रभाव या त्रिविम तनाव स्टेरिन कहलाता है। बेयर के तनाव सिद्धांत क्या बता रहा है? बेयर के तनाव सिद्धांत के अतिरिक्त अन्य स्टेरिक इफेक्ट भी किलेट की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए
कोऑर्डिनेट स्थानों की दूरी भी तनाव बढ़ाती है। इसलिए किलेट के फॉर्मेशंस के टाइम किलेटी कारक सामान्यतः संगत स्थानों अर्थात शीर्ष स्थितियों में संयुक्त होते हैं और स्टेबल कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर PtEN2 प्लस आयन का शीर्ष आइसोमेरिज्म ट्रांस आइसोमेरिज्म से अधिक स्टेबल होता है। कुछ इस प्रकार से शीर्ष समायोवी और ट्रांस समायोवी को स्टेरिक इफेक्ट अनस्टेबल को दिखाया गया है। ये शीर्ष समायोवी है जो कि यन इस प्रकार से मेटल है और इसको कुछ इस प्रकार से दर्शाया गया है। PT को बीच में शीर्ष और ट्रांस समायोवी को दर्शाया गया है। यक्स एथिलीन डाइएमीन कॉम्प्लेक्स टेट्रामेथिल डाइएमीन कॉम्प्लेक्स की अपेक्षा अधिक स्टेबल होता है। ट्राइएथिलीन टेट्राएमीन अणु अपनी लचीली संरचना के कारण चतुष्फलकी संरचना के साथ साथ वर्ग समतली संरचना में भी सहजता से बिना तनाव के जुड़ जाता है और स्थायी कॉम्प्लेक्स को बनाता है। किंतु ट्राइएथिलेमीन अमोनिया अणु अपनी विशिष्ट आकृति के कारण चतुष्फलकी संरचना में भी सहजता से बिना तनाव के जुड़कर स्थायी कॉम्प्लेक्स को बनाता है। वर्ग समतली स्ट्रक्चर में स्टेरिक इफेक्ट के कारण इसके कॉम्प्लेक्स को अनस्टेबल होंगे। कुछ इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर होता है, यानी कि HN CH2 NH, इसके साथ में CH2 जुड़ा है और यहाँ CH2 जुड़ा है और इसके साथ में सेम इसको लिखेंगे NH CH2 NH2। कुछ इस प्रकार से हमारा मेटल के साथ 4 नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। ट्राइएथिलीन टेट्राएमीन अणु और उसका किलेट संकुल को दर्शाया गया है। और दूसरा स्ट्रक्चर में कुछ इस प्रकार है। ट्राइएथिलेमीन अमोनिया अणु और उसका किलेट कॉम्प्लेक्स को दर्शाया गया है, जिसका स्क्रीनशॉट लेकर आप बना लीजिएगा। इसको नोट PDF में आप बनाइएगा ताकि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज की वीडियो में बस इतना। यदि वीडियो थोड़ा बहुत भी यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।